नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में अपन गणित की शिक्षण विधियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अपन विज्ञान की शिक्षण विधियां भी पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे विज्ञान की शिक्षण। ये क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये जो रीट और ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं के लिए अति महत्वपूर्ण, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। अब सुनिएगा प्यारे साथियों, और क्या खास है इस क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूं। इस क्लास के अंदर यदि चर्चा करें तो कितने क्वेश्चन रहने वाले वो बता देता हूं। पहले तो आपके गणित के शिक्षण विधियों के 100 क्वेश्चन रहेंगे और विज्ञान की शिक्षण विधियों के 80 क्वेश्चन रहेंगे। सर ये कौन से क्वेश्चन है? ये आपके 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में। और आप जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो आपका ये है कि एग्जाम के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टीचिंग मेथड को लेकर सही हो। तो आपके कितने क्वेश्चन का इस क्लास को लेकर वेटेज रहने वाला है? तो यदि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रीट लेवल 1 वाले हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लेवल 2 वाले हैं। तो रीट लेवल 1 को लेकर जो विद्यार्थी है ना, रीट लेवल 1 को लेकर विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास 10 क्वेश्चन का कार्य करेगी और जो रीट लेवल 2 वाले हैं उनके लिए 20 क्वेश्चन का कार्य करेगी। क्योंकि आप जानते होंगे कि 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के टीचिंग मेथड के आते हैं और साइंस के 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के रहने वाले हैं। इसका मतलब 20 क्वेश्चन आपके ये क्लास देने वाले, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके कौन से हैं? रीट लेवल 1 वाले। अब अपन इसी संदर्भ में बिना किसी अनर्गल बातों को साइड में करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन आपका गणित शिक्षण विधि का ये रहा। करते हैं स्टार्ट। देखिए, गणित शिक्षण विधियों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। यानी अभ्यास कार्य गणित शिक्षण के अंदर क्या है? अभ्यास कार्य यानी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और पहली बात बता देता हूं कि चारों के चारों जो ऑप्शन है वो आपको पढ़ने हैं। गणित के अंदर अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं कभी ऑप्शन नहीं देखते, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि टू द पॉइंट आंसर आता है। लेकिन शिक्षण विधियों की यदि बात करें ना, तो शिक्षण विधियों के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़कर ही उत्तर देना है। भले ही आपका पहला उत्तर आपको यूं लगे कि सर पहला उत्तर है, लेकिन फिर भी आपको चारों के चारों ऑप्शन। तो देखिए, अभ्यास कार्य से क्या होता है? नए सूत्र को समझना। आपको पता है कि ऐसा नहीं होता अभ्यास कार्य से। आगे पढ़ो। गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो अभ्यास कार्य प्रैक्टिस से क्या होता है? जो आपका कैलकुलेशन का जो स्किल है ना, वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब आपका कौन सा स्किल इंक्रीज होता है? कैलकुलेशन जो स्किल होता है वो आपका इंक्रीज होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? क्या विभेदकारिता के कारण रहती है? क्या वैधता से होती है? क्या वस्तुनिष्ठता से? या क्या विश्वसनीयता? तो जो शुद्धता होती है वो किसके कारण रहती है? वैधता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होगा शिक्षण विधियों को जब डिटेल में अपन ने पढ़ी है, तो कई बार आप अपने मोबाइल के पासवर्ड लगाते हैं। मोबाइल के पासवर्ड लगाते हैं, यदि आप रॉन्ग पासवर्ड लगा रहे हैं तो आता है कि इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड। यदि आप सही लगाते हैं तो आपका क्या आता है? वैलिड। हालांकि डायरेक्ट अपने मोबाइल का लॉक या फिर अपने मोबाइल अनलॉक हो जाता है, अपन सही लगाते हैं तब। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वैधता। आगे बढ़े। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है विचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, स्वभाव परीक्षण। तो आपका राइट आंसर होगा नैदानिक परीक्षण। अब सुनो मेरी बात को। बालकों में गणितीय त्रुटियों यानी बालकों में किस प्रकार की
बालक त्रुटियां कर रहा है या किस प्रकार की कमियां हैं उनको पहचानने के लिए। अब यहां मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, नैदानिक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूंगा और एक रेमेडियल टीचिंग की बात करूंगा। दो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कमजोर बालकों कमजोर बालकों ऑप्शन यही है, कमजोर बालकों की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? पहचान करने के लिए, एक तो मैंने आपसे यह पूछा कि कमजोर बालकों की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है। एक क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि बालकों की कमजोरी की पहचान करने, बालकों की कमजोरी की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण काम में लेते। और एक ऑप्शन और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन अपना यही है। एक ऑप्शन इसके अंदर 5 नंबर ऑप्शन एक और टिका देता हूं मैं इसके अंदर, वो है अपना उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, यहां से आपके डाउट क्लियर। अब सुनो मेरी बात, यहां है कि कमजोर बालकों की पहचान करने के लिए कि आपकी कक्षा के अंदर कितने बालक कमजोर हैं, कितने एवरेज बालक है, कौन से इतने ऐसे बालक है जो प्रखर बुद्धि के हैं, सर्जनशील बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। उनकी पहचान करने के लिए आपको एक टेस्ट लेना होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, इसका आंसर ये हो गया। बालकों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, यानी मतलब बालकों के अंदर कमजोरी क्या है, दिक्कत कहां आ रही है, त्रुटि कहां है, कमी कहां है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण बोलूं या फिर नैदानिक परीक्षण बोलूं, बात एक ही है। निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। दोनों क्वेश्चन क्लियर, एक पहले ही छपा हुआ है, ये क्वेश्चन तीनों क्लियर। अब एक बात और सुनो, बड़ी गौर से बड़ी शिद्दत के साथ इन बातों को सुनना। मैं ये कहता हूं कि कलर दूसरा ले लेते, मैं आपको ये कहता हूं कि यहां एक हॉस्पिटल है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो चलो भाई ये लेते हैं। यहां एक हॉस्पिटल है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, और यहां एक लेबोरेटरी है, लैब जिसे आप बोलते हैं। अब बात ये करते हैं कि एक व्यक्ति बीमार होता है, या फिर एक बात करें कि हाथ टूट जाए। अब आपका तो मैं हाथ तोड़ूंगा नहीं भाई, आपका तो पेपर है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब वो क्या करता है, वो यहां से आता है हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलता है। तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा, आपके पट्टी बाद में ही करेंगे, आप पहले जाओ लैब में और एक्सरे करवा के ले, एक्सरे करवा के ले, एक्सरे। यहां ये कहता है कि एक्सरे करवा के लेके, आप एक्सरे या फिर व्यक्ति हो एक्सरे। अब जब भी आप कभी एसएमएस हॉस्पिटल के आगे गुजरे हैं, या फिर आपके जो भी इर्द गिर्द जो भी आपका क्षेत्र है जहां आप हॉस्पिटल के आगे से गुजरे हैं, तो वहां देखा होगा फलाना फलाना डायग्नोसिस सेंटर, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब ही क्या है, निदानात्मक का इंग्लिश टर्म्स है डायग्नोसिस। अब यहां से केवल एक्सरे करवाया, एक्सरा करवाया है, न कि इस डायग्नोसिस सेंटर के अंदर आपका उपचार हुआ है। आपको एक एक्सरा निकाल के देगा और वो वापस आप लेके आओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर उस एक्सरे को देखता है कि कहां कमी है। उसके बाद डॉक्टर जो उपचार करता है वो होता है आपका कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण जिसे बोलते हैं, या फिर आप जिसे रेमेडियल टीचिंग। आई बात समझ में? इसका मतलब एक बात हो, पहले आपकी पट्टी हुई या फिर आपको पहले ट्रीटमेंट मिला, नहीं मिला ना, पहले आपकी या फिर पहले उस व्यक्ति की जांच की गई कि उसके हाथ में दिक्कत कहाँ है, कहाँ से फ्रैक्चर हुआ है। इसका मतलब एक बात और रखना कि पहले होता है निदान और उसके बाद होता है उपचार। निदान के बाद क्या होता है, उपचार। अब एक बात और ध्यान में रखना, यहां से दो बातें और निकल के आती हैं। निदान के बाद क्या होता है भाई, उपचार। निदान के बाद उपचार, निदान के बाद क्या होता है, उपचार। ये भी प्रश्न पूछ लेगा पेपर में, क्या होता है, उपचार। यानी डायग्नोसिस टेस्ट के बाद क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग।
या फिर मैं कह दूं कि उपचार के पहले क्या होता है, उपचार के पहले क्या होता है, तो उपचार के पहले क्या होता है, निदान। उपचार के पहले क्या होता है, निदान। ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर के अंदर प्रश्न छपेगा यहां से, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से यहां से चीजों को देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ूं आगे, आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का क्या है, सामुदायिक उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर आपका दंत स्वर आप पहचानना है आपको। तो गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य है वो आपका क्या है भाई, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य भावुक, भावुक, व्यवहारिक, कार्यात्मक। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, व्यवहारिक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया क्या, 5 नंबर। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अब ये किस में होता है, निगमन विधि में होता है, या फिर किस में होता है, विश्लेषण विधि में होता है, विश्लेषण विधि में होता है। तो यहां निगमन विधि तो है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विश्लेषण। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्र बता रहा हूं, अब गौर कर लेना, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, और यहां है निगमन। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रश्न छपेगा यहां से सीधा का सीधा, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ये आप ध्यान छपेगा यहां से डायरेक्ट। इसका विपरीत कर दो, का विपरीत, विपरीत करेंगे बोलो क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष हो जाएगा, नियम से क्या हो जाएगा, उदाहरण। एक बात, आगमन का आ गया, आगमन का उल्टा निगमन। सिर्फ आगमन के शिक्षण सूत्र याद रखो, आगमन का उल्टा निगमन। अब क्या होता है कि आगमन के जो है ना, आगमन के है वो संश्लेषण विधि के भी सूत्र हैं, और संश्लेषण का उल्टा विश्लेषण, जो विश्लेषण विधि के हैं वही निगमन विधि। तो आपको केवल किसका, आगमन विधि के शिक्षण ध्यान में रखने, उसके बाद आपको किसी के शिक्षण सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आगमन के याद रखो। आगमन के क्या हो जाएगा, निगमन, और आगमन के जो शिक्षण वो संश्लेषण के हैं, और निगमन के जो विश्लेषण। यदि फिर भी याद नहीं रहे तो निगमन में नी, विश्लेषण में वी, आगमन में यहाँ आ रहा है तो ये सेम है, ठीक है। यहाँ कोई मात्रा नहीं है, आ में अलग बात है, लेकिन यहाँ मात्रा नहीं है, पहले ई की मात्रा, वी नी, वी नी। आगे चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आराम से स्क्रीन, अगला क्वेश्चन लेते। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या इनमें से सभी तब कर देते जब यहाँ पे ऐसा होता है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में किस कौशल का विकास हो जाता है, तो तर्क शक्ति का भी होता है, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, तब सभी का। लेकिन यहाँ एक शब्द दे दिया, भावना, भावना पर नियंत्रण, तो बोलो भावना पर नियंत्रण है तो बोलो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास। यहाँ पर यानी उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंस। गणित के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय, ग्लोबलाइजेशन, इस वैश्विक विषय बनाती है। क्या भाषा की जटिलता, नहीं साहब किसी भी विषय की भाषा को जटिल मान ही नहीं सकते। भाषा की संक्षिप्तता ये भी नहीं है, भाषा की एक रूपता, भाषा की एक रूपता, मतलब यहाँ अपने 5+2 हो रहे हैं, 5+2 बराबर 7 है, दूसरे देश में जाओगे उसको भी 5+2 बराबर 7 होंगे, ठीक है। यहाँ भी इसको 5 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, दूसरे देशों में 5 बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की हैं, अगला क्वेश्चन दे। बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड बोलो क्या है, दृश्य सामग्री है, बोलो क्या है, दृश्य सामग्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। व्यापकता है किस चीज की, विस्तृत व्यापकता किस चीज की है, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो भाई प्रश्नों की व्यापकता है,
उपकरणों की भी व्यापकता है, विषयों की भी व्यापकता है, लेकिन दायरे की व्यापकता, ये इसका व्यापकता का कोई आशय नहीं है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। तो वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता या फिर पक्षपात या व्यक्तिपरकता ये नहीं होती। ठीक है, यानी यहां पे ये आ जाए कि पक्षपात, या फिर ऐसे आ जाए व्यक्तिपरकता, ये भी नहीं, कोई भी आ जाए उलट पलट के इतना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दें। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का, किसका है भाई? ज्ञान उद्देश्य का क्या है? व्याख्या करना, रचना करना, और क्या है? परिभाषित करना, और क्या है? विश्लेषण करना। बोलो क्या है? विश्लेषण करना। तो आपका यहाँ पे ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है क्या है? विश्लेषण करना। क्या है? विश्लेषण करना। तो आपका 11 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। चले आगे आई, अगला क्वेश्चन। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है किसको? रायबर्न को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को? तो ये है आपका हेनरी कोल्डवेल कुक। राइट आंसर आपका ये रहेगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। राइट आंसर रहेगा। ये आपका 2018 की भर्ती में भाषा की शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है हमने। अब दूसरे में खेल विधि, आगे बढ़े। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, कमी क्या है, दोष क्या है? व्यापकता का अभाव। व्यापकता का अभाव, ये तो ऐसा है ही नहीं, व्यापकता तो पाई जाती है, तो काटो। विश्वसनीयता का अभाव, विश्वसनीयता इसमें पाई जाती है। वैधता का अभाव, तो वैधता तो इसमें होती है अभाव का। अभिव्यक्ति का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, भाई अभिव्यक्ति का अभाव है, ये कमी है उसकी, अवगुण है, दोष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यदि इसकी बात करें विशेषताओं की, विशेषताओं के अंदर ये सारी आ जाएंगी विशेषताएं। तो व्यापकता उसमें पाई जाती है, अभाव नहीं होता है। व्यापकता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, और क्या है? वैधता, ये इसके अंदर पाई जाती है। विभेदकारिता भी पाई जाती है। ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। चलूं आगे, आइए साहब अगले। आगमन विधि का उपयुक्त, आगमन विधि उपयुक्त है किसके लिए? आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, समस्या का हल समझने के लिए। ये तीनों ही नहीं है, सूत्र स्थापना के लिए हो। सूत्र स्थापित। गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, पाठ्य वस्तु, भाषा एवं शैली, बिल्कुल तक की आकृति। तो इसका मतलब राइट हो जाएगा ये सभी 4 नंबरों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के, किसके? प्रोजेक्ट पद्धति यानी प्रायोजना विधि का व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले विचार आया था प्रोजेक्ट विधि के बारे में जॉन डीवी, और इसके विकासकर्ता प्रवर्तक किलपैट्रिक आगे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए। सर्वप्रथम विचार पूछे तो डीवी आएगा, जॉन डीवी, जॉन डीवी। कई बार इसको ऐसे भी लिख देना जॉन डीवी, तो अभी टेंशन मत लेना। आपका राइट आंसर 1 नंबर होगा। आगे चलते हैं, आइए साहब। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था? तो याद रखना, जैसे मैं कह दूं ये अपनी वेन है, गाड़ी है अपनी, ठीक है, गाड़ी है इस तरीके। ये साइड में क्या है? दर्पण है। वेन, गाड़ी होती है ना वेन, बच्चे जाते हैं स्कूल, वेन के साइड में दर्पण, तो वेन होग वेन। राइट आंसर ये। चले अगले क्वेश्चन की, आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अलग अलग भागों को जोड़ना। बोलो क्या है? जोड़ना। जोड़ रहे हैं तो संश्लेषण विधि। चले आगे, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर भाई? उपचारात्मक, चलो उपचार सबसे बढ़िया कब होगा? उपचार जब सबसे बढ़िया तभी होगा जब निदान बढ़िया हो जाए। ठीक है, निदान क्या होता है? समय अवधि नहीं साहब, समस्या के कारणों की सही पहचान, ये राइट आंसर है। ठीक है, यानी समस्या के कारणों की सही पहचान, भाषाई नियमों के ज्ञान पर नहीं, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर सही पहचान। इसका मतलब एक बात बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए हाथ किसी का टूट गया, तो ये क्या हाथ तोड़ रहे हो बार बार? जा रहा हूं, मेरा ही समझ लो आप, हाथ टूट गया, अब मेरे लगी इस अंगूठे के, ठीक है, और डॉक्टर कर रहा है इसका उपचार, लगी इसके, डॉक्टर कर रहा है इसका उपचार। अब आप मेरे को ये बताइए साहब, जब लगी इसके है
और उपचार डॉक्टर क्या कर रहा है इसका। तो इसका मतलब आप ये सोचो कि मेरे इस हाथ का सही तरीके से डायग्नोसिस टेस्ट नहीं हुआ। यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता तो यहां उपचार अंगूठे का ही होता, लेकिन किसका उपचार किया जा रहा है, छोटी अंगुली का उपचार। तो इसका मतलब समस्या के कारणों की सही पहचान करो, दिक्कत क्या आ रही है। अगला, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। अब मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताना है। अब सुनो भाई, पहले सबसे पहले मूल्यांकन के सोपानों में बात करते हो, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करना पड़ेगा, बस क्या है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा परिस्थिति, परिस्थितियों की पहचान, भाई परिस्थितियों की पहचान क्या है। उसके बाद होगा मूल्यांकन विधियों का चयन। उसके बाद होगा मूल्यांकन प्राविधियों का निर्माण, की प्राविधि उसकी क्या क्या रही है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू। और बाद में होगा प्रमाणों की व्याख्या। तो पहले तो आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। 2, 1, 3, 5, 4 किसमें, पहले पहले ऑप्शन आपका राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया और वो क्या कर रहा है, 306, 406, 408, 4020 को कैसे पढ़ रहा है। इसको बोल रहा है 30/6, इसको बोला 40/6, इसको बोला 40/8, इसको बोला 40/20। ऐसे पढ़ गया बालक, टीचर ने पढ़ने के लिए कहा और बालक ऐसे पढ़ गया। अब इसमें पढ़ने में त्रुटि क्या है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबाऊ लगती है, ऐसा तो नहीं है साहब। कक्षा अच्छी नहीं लगती, उबाऊ लगती तो वो पढ़ता ही नहीं। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है, यदि उसका प्लेस वैल्यू समझ लिया और उसका उपयोग कर रहा है, तो ये ऐसी बातें कभी नहीं होती। प्लेस वैल्यू जब सीखते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट बात करते हैं तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा बातें करते तो ये भी नहीं है। प्लेस वैल्यू यदि समझी हुई होती तो बात बनती। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसी बात है ही नहीं भाई। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो यहाँ बोलता ही नहीं वो। 306 का 3 ही नहीं बोलता वो। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, इसीलिए वो 30/6, 40/6, 40/20, 40/8 बोल रहा है। उसे केवल 2 अंकों की संख्याओं को पढ़ना आसान लगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर हो। चले आगे, आइए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी वॉइस वॉइस सब सही आ रही होगी भाई, आगे बढ़ते हैं। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 इंटू 0.2, 0.08 संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण साधन है। इसके लिए होगा ग्राफ पेपर, ग्राफ के ऊपर। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित, व्यायाम यानी कला, कलात्मक मूल्य होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। कथन किसका, देखना जो ऑनलाइन पढ़े हैं, पहले से पढ़े हुए हैं कोर्स लेके, ठीक है, या फिर पहले से जुड़े हुए टीचिंग मेथड पढ़े हैं, उनको सब डेफिनेशन याद है। लेकिन जो नए विद्यार्थी भी हैं ऐसे क्लास देख रहे हैं, तो वो क्या करें, यदि या तो आपके मिल जाए और नहीं मिले तो 98123 98103 के ऊपर मैसेज भेज देना और कहना कि सर कहाँ दिक्कत आ, आपकी कहाँ दिक्कत आ रही सर, डेफिनेशन इसकी है मिली नहीं, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी नहीं हो कि सर छोड़ो हमें जाने दो, पढ़ के चले जाना, ठीक है, क्योंकि अब की बार पूछ सकता है संगीत मानव के अवचेतन मन का अंगणित से एक आधुनिक, ठीक है। आगे, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। क्या आगमन विधि है, क्या अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, क्या प्रयोगशाला विधि है। तो भाई आगमन विधि है। आगमन विधि के अंदर ऑब्जर्वेशन किया करता है, विभिन्न उदाहरणों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती। कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। मोंटेसरी होती है, किंडरगार्टन होती है, डोल्टन होती है, लेकिन व्याख्यान नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये व्याख्यान होती है वो उच्च प्राथमिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये बनेगा इसका प्राथमिक स्तर। आगे बढ़े, आगे देखिए भाई, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना। इस शिक्षक की कार्य कुशलता का क्या ही पता लगा, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, चलो कोई बात नहीं। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच। बताइए जरा एक बार आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई, शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना इसका निदानात्मक का नहीं है, तो निदान के अंदर शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच होगी नहीं, विकास भी नहीं होगा, पता
बालकों का लगाते एक अलग बात है। शिक्षण गणित विषय के अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य है जांच की जाए और उसके बाद उपचारात्मक। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आइए साहब। अगला क्वेश्चन, वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है डायरेक्ट आगमन विधि से पढ़ाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते, गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? स्लाइड रूल का उपयोग हमेशा ध्यान रखना गुणन एवं भाजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? गुणन एवं भाजन के लिए स्लाइड रूल का उपयोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है और नहीं नहीं जहां आ जाए वहां अंडरलाइन कर देना, मास्टर मना करेगा बस अंडरलाइन कर देना, आपके माथे में चीजें घुसनी। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल साहब, क्योंकि गणित में पहले मूर्त से अमूर्त चलते हैं। क्योंकि जहां मैंने आपको बताया है आगमन के शिक्षण, वहां क्या बताया? उदाहरण से नियम, प्रत्येक से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, और एक और वहां ऐड कर देना मूर्त से अमूर्त। गणित में सामान्य अनुमान जनरलाइजेशन का क्षेत्र सीमित होता है। नहीं साहब, ये तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये है आपका आंसर तो कि ये नहीं है। गणित की एक सार्वभौमिक विषय है, संख्या स्थान मापनीय। सीमित बोल दे या कई जगह नाम दे देगा संकुचित, सीमित बोल दे संकुचित, बात एक ही गलत है। अनुमान जनरलाइजेशन का है, बहुत सारे उदाहरण अपन लेते हैं, उदाहरणों के द्वारा अपन चेक करते हैं, फिर अपने ये सामान्य अनुमान। ठीक है, जैसे सामान्य अनुमान की बात करें तो बहुत सारे नियम। सर जनरलाइजेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में, आपने निकटतम क्षेत्र में देखा कि धुआं दिखाई दिया, आप भाग के गए पास में, आग जलती, फिर आप 15 दिन 20 दिन के बाद वापस आपको कहीं धुआं दिखाई दिया, आप वापस वहां गए, आग जल रही थी, फिर 15 दिन 20 दिन 50 दिन के बाद वापस एक बार आपको धुआं, फिर आप वापस। अब कभी आपको जब धुआं दिखाई देगा तो आप कहेंगे, आप बिना जाए कह देंगे, इसका मतलब आपने जनरलाइजेशन कर दिया, सामान्यकरण कर दिया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये सामान्यकरण होता है। आगे बढ़ते, शब्द कैरिकुलम किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से डायरेक्ट पूछा हुआ है, कैरिकुलम जो पाठ्यक्रम की बात। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सारणी बनाना आता है बोध के अंदर, समझ, बोध नहीं होता फिर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में प्रकृति संबंधित नहीं है? अब की बार चेंजिंग हुआ है थोड़ा। अब वहां क्या है, सामान्य को मान सीमित होता है, यही तो बताया था ना, सामान्यकरण सीमित होता है, सामान्य मान बोलो सामान्यकरण बोलो। लेकिन अब यहाँ देखो, वो का वो उससे उठा लिया कि संख्याओं स्थानों मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है साहब। गणित की अपनी भाषा पद परते सूत्र आदि होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है, बिल्कुल साहब। लेकिन यहाँ आपकी बार ऑप्शन डाल दिए, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है। भाई तार्किक तो होता है, तो इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि इसने पूछा है कि गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं है भाई। गणित का ज्ञान तार्किक होता है। जब आगे बढ़े, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, सीधे सीधे याद कर लेना गैलीलियो की। आगे बढ़ते, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किसी देश की संपन्नता से संबंधित कथन गणित की किस मूल्य से संबंधित है? सामाजिक मूल्य। तो आप ये ध्यान कर लेना कि नेपोलियन के अनुसार। अब आगे क्या आएगा? आगे ये आएगा कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन किसका है? नेपोलियन का है। ये पूछ ले, बात नहीं, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक महावीराचार्य रहे हैं। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं, तो यह आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, कहां से? प्रत्यक्ष से प्रमाण, और मूर्त से अमूर्त। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होता है? तो चित्रकला का ज्ञान कहां? रेखा गणित में सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्राविधि नहीं है? मूल्यांकन की एक प्राविधि नहीं है। चेकलिस्ट बिल्कुल है, प्रश्नावली बिल्कुल है, साक्षात्कार है, लेकिन तैयारी नहीं है। ठीक है, प्रश्नावली सुकरात के द्वारा देखी। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, किससे होती है भाई? शिक्षण उद्देश्यों से भी होती है क्या? मूल्यांकन प्राविधि से होती है क्या? शिक्षण उद्देश्यों से होती है क्या?
अधिगम अनुभव से होती है क्या, या फिर इन सभी से होती है, बताओ। शिक्षण उद्देश्यों से भी होती है, मूल्यांकन प्रवृत्ति से भी होती है, अधिगम अनुभव से भी होती है। आपका राइट आंसर होगा सभी। 40 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन पद्धति को दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि का कमी का पता लगाना। आपका राइट आंसर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ राइट आंसर ये सभी मत कर देना, कभी कूद के पढ़ो और सर हम तो उपयुक्त सभी पे मरते हैं। विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूं। इस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत पालना होता है। संयोजन है, जोड़ना है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, संश्लेषण विधि। चले अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसका है, तो हेनरी पोइनकेयर का है। आगे बढ़ते बातों पे। निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, बिल्कुल है साहब। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, बिल्कुल साहब। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, बिल्कुल है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल साहब, ये बात गलत है, लेकिन आंसर आपका यही है। आंसर सामान्य लोगों क्यों नहीं है भाई, ये सामान्य लोगों के लिए है। कोई दूसरे ग्रह से आएंगे क्या, मंगल ग्रह से आएंगे क्या लोग, हम सब पढ़ सकते हैं। क्यों कि आपने पढ़ा है कि गणित सामान्य लोगों के नहीं साहब, गणित सभी के लिए है। गणित सभी ऑल सभी के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान सबके लिए, जिन्होंने पहले से पढ़ा है उन्हें तो विज्ञान सबके लिए। ये टाइटल नामक एक पुस्तक थी, बुक थी, इसका प्रकाशन मैं नहीं बताऊंगा किसने किया, कमेंट बॉक्स में बता, नहीं आता है वो, कर दिए 98। आगे चल, गणित का ज्ञान होता है, यथार्थ भी होता है, तार्किक क्रमबद्ध सभी होगा। चले आगे। गणित शिक्षण उपयोगी होता है सामाजिक विकास के लिए, व्यवहारिक जीवन, बौद्धिक विकास सभी में होता है साहब। सीधे सीधे प्रश्नों में ज्यादा चर्चा, समझने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक रहे हैं, तो विलियम किलपैट्रिक हैं वो आपके कौन से हैं, प्रोजेक्ट मेथड के रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड। और इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया, पहले प्रश्न आ चुका है ना, सर्वप्रथम विचार, और मैंने वहां बताया था कि कौन था, जॉन डीवी, या फिर आपका कई बार नाम दे देगा जॉन ड्यूवी। तो इसके संस्थापक विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड के रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलें आगे, आओ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग दे देगा, कई बार ऐसे भी दे देगा लर्निंग बाय डूइंग, या फिर अवलोकन द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग या ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग, यानी करके सीखना है, अवलोकन अब जो ऑब्जर्व करके, तो ये होता है आपका प्रयोगशाला विधि। राइट आंसर ये। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता सारी होती है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं ध्यान रखना, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सारी होती है, विभेदकारिता। ये किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए, अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध, त्रुटि हैं को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य। त्रुटियों की यहां कमी आ जाता ना, या त्रुटियों का कमी नहीं, सॉरी, शुद्ध की जगह आ जाता पता करने के लिए, तो हो जाता आपका निदानात्मक परीक्षण। एक शब्द से सारी चीजें बदल जाती हैं, तब तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। नहीं, शुद्ध करना है उसको, तो आपका उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती किसमें, शिक्षण को रोचक बिल्कुल बनाती है, मनोरंजक बनाने में बिल्कुल, अनुशासन बनाए रखने में, सारे होंगे। चले आगे, अगला क्वेश्चन।
निम्न में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है? मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है साहब। यह अधिक वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता वैध है, बिल्कुल है साहब। इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचार में शिक्षण संभव है, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित है, ये बात इसका राइट आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन की एक विशेषता ये नहीं है, ठीक है, मूल्यांकन से संबंधित ये सही कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि सीमित बोल दे या संकुचित बोल दे तो ये दोनों बातें गलत। लेकिन सही कौन सा होता? सही होता आपका ये क्या है, असीमित है, या क्या बोलता, विस्तृत है, तो ये आपका राइट हो जाता, ये आपका राइट हो जाता। आई बात समझ में? चलें आगे, आओ अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर का। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्रियां हैं। नेपियर पट्टियां बिल्कुल होती है। नेपियर पट्टियां इस तरीके से होती है साहब, जिसे गुणन करना सिखाया जाता है। गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लघु गणितीय सारणी, लोग वाली, ज्यामितीय बॉक्स, ज्योमेट्री, राइट आंसर होगा। चलें आगे। निम्न से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, मापन माइनस ये नहीं होगा, निर्णय माइनस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस, ठीक है। इवोल्यूशन इज इक्वल टू आपका मेजरमेंट। भारतीय गणितज्ञ नहीं है पाइथागोरस, भारतीय गणितज्ञ नहीं, ये यूनानी है। आगे बढ़ता हूं, आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? वो पूछा है संज्ञानात्मक उद्देश्य। अब मैं आपको बता दूं, नहीं है ये पूछा है। तो एक आपने पढ़ा होगा बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी, इनमें 3 प्रकार बताए थे, संज्ञानात्मक, कोग्निटिव डोमेन, एक बताया था संज्ञानात्मक बोलूं या ज्ञानात्मक बोलूं, एक वाला बोलूं भावात्मक, अफेक्टिव, भावात्मक, एक बताया था साइकोमोटर यानी क्रियात्मक, साइकोमोटर डोमेन। ज्ञान बोध, ज्ञान बोध विश्लेषण संश्लेषण, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन, इसके क्या क्या बताए थे? ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये किसके हैं? 6 के 6 सारे इसके संज्ञानात्मक पक्ष के। सही भावात्मक के 6 क्रियात्मक आग्रहण अनुक्रिया, ज्ञान संज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग। ये कौशल किसका है? ये कौशल क्रियात्मक का है। तो आपका राइट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ के जाना, सारे ज्ञानात्मक के तो पक्का ही पढ़ के जाना। कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? निरीक्षण है, साक्षात्कार है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल है, श्रुति लेख, ये भाषा का है साहब, श्रुति लेख भाषा का है। अगला देखो, गणितीय कथन जिसकी सहायता सिद्ध कर दी गई है क्या कहलाता है? जिसकी सत्यता, सॉरी, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाती है। आगे थ्योरम। रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान करना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना। तो इसका मतलब सारी है, एक्सपेरिमेंट करता है बालक, मेजरमेंट करता है। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? प्रत्यास्मरण करना ज्ञान का है, रिकॉल। आगे चलते, एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस, एक त्रिभुज की रचना कर पाता है, त्रिभुज की रचना कर पाता है इस तरीके माप के आधार पर, इसका मतलब ये राइट आंसर है, कौशल, उसका स्किल है ये। 60 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का। चलें आगे अगले क्वेश्चन की। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। कौन सा गुण नहीं होता है वो देखना है। प्रखर बुद्धि वाले जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल होता है साहब। ये बालक, अगला चौथा नंबर देख लो, अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, बिल्कुल। ये बालक स्वयंगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये बात नहीं, ये इसका विशेषता नहीं है प्रखर बुद्धि। वो तो ये प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं, स्वयंगात्मक दृष्टि से क्या होते हैं? व्यंग्यात्मक दृष्टि से ये तो स्थायी होते हैं या फिर स्थिर होते हैं। अब यहाँ अस्थायी दिया, या फिर यहाँ ये ऐसे भी दे सकता था अस्थिर, लेकिन इसको सही करना है तो बोलो क्या होगा? सही करने के लिए भाई इसके प्रखर बुद्धि वाले बालकों की विशेषता मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रखर बुद्धि वाले बालकों की व्यंग्यात्मक दृष्टि स्थिर होती है, या फिर अपन इसको बोले कि ये स्थायी होती है। आई बात समझ में? चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, वो बताओ। विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यक्तिपरकता। अब मैंने बताया था ना वहां पे आत्मनिष्ठा के पब्लिक लगा के। आगे चलो। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त। सर कैसे? ये जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, आप क्लास में उसको क्या करते हो, क्लास में आप उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हो, उसके बाद बालक अपनी अवधारणा समझने, जैसे बालक को आपने कहा कि सर शंकु की बात कर रहे हो, आपने क्या किया, एक शंकु का मॉडल प्रस्तुत किया बालक के सामने कि सर, बालक को बताया कि शंकु ऐसा होता है, ठीक है। अब बाद में जब भी आपने बालक को पहले क्या कर दिया, मूर्त रूप से बालक को दिखा दिया, प्रत्यक्ष रूप से बालक को पहले दिखा दिया, ठीक है। अब वो बालक, जब आप शंकु की बात करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ, आपने बालक को बताया क्लास में कि शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है। अब बालक जब जब आप शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करोगे तो वो बालक क्या करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाएगा, यानी अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा। तो पहले बालक कहां से जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा। या फिर इसकी जगह ऑप्शन में ये आ जाता कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो ये भी आपका आंसर राइट होता। ठीक बात, चलें आगे। निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री है, ये नहीं है, बुलेटिन बोर्ड नहीं है, लिग्वा फोन नहीं है, ग्राफ होता है साहब, ग्राफीय विधि। आगे, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, आप इसे कैसे दूर करेंगे? नकारात्मक दृष्टि, आपकी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, बालक मजे नहीं ले रहे, मजे वैसे ले रहे हैं, उल्टे मजे ले रहे हैं बालक, ठीक है। अब देखो, क्या शिक्षण विधियों में सुधार करोगे? निराश विद्यार्थियों को मुंह मोड़ने लगे, अरे भाई नहीं, भाई कोई विद्यार्थी निराश है आपकी कक्षा को लेकर कि मास्टर कुछ भी कर ले, समझ में नहीं आता, तेरा बाप पढ़ा दे तो भी समझ में नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब निराश विद्यार्थियों का मुंह मोड़ने लगे, आप यूं ऐसे नहीं, तो यूं करेंगे, नहीं साहब रहने दे, तू मत पढ़, तेरे प्यार से, ये तो बात गलत है। सूक्ष्म से स्थूल, भाई ऐसा कोई नियम ही नहीं होता है, स्थूल से सूक्ष्म जरूर होता है, तो काटो इसको। उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे, उनको नई बातें कहेंगे, नई तू बोले कि ये बता, नहीं साहब आप में कमी है मास्टर और मास्टरनियों, शिक्षण विधि चेंज करो, शिक्षण विधि बदलो, तौर तरीके बदलो, बच्चे के समझ में नहीं आता है, आपकी क्लास में बच्चे नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, अपने तौर तरीके बदलो, तब तो हो शिक्षक, वरना आपका, आप शिक्षक ही नहीं, अशिक्षक। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? ये होता है फ्लानेल बोर्ड। कौन सा बोर्ड? फ्लानेल बोर्ड, ठीक है। के ऊपर रेगमाल का लगा है। इस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? सभी प्रश्न एक समान है तो आप क्या कर पाओगे, बालकों के अंदर विभेद नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब विभेदकारिता का अभाव रहेगा। प्रश्नों का स्तर क्या है, एक समान है, तो विभेदकारिता का क्या रहेगा, अभाव रहेगा, क्योंकि आप उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे कि कौन से बच्चे किस तरीके से। जैसे जब भी पेपर होता है ना, एग्जाम होता है, पेपर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर 30% क्वेश्चन होते हैं वो एकदम आसान होते हैं, आसान। तो 10वीं क्लास का बच्चा या 12वीं क्लास का बच्चा भी पेपर देने चले जाए, जैसे आपका रीट का पेपर है, 10वीं पास 12वीं पास बच्चा होगा, वो भी यूं पढ़ के कहेगा, अरे भाई रे इतना प्रश्न आसान, मैंने तो 20% इसमें। अरे तो भाई जो पेपर सेटर होते हैं वो ये बात जानते हैं कि 10वीं 12वीं वाले बच्चों को भी सपना दिखाना है कि आओ मास्टर मास्टरनिया बनो, बीएड करो, ठीक है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका लगाओ, उसको भी तो लालच देना है। वरना फिर एक पेपर देखेंगे, बोले अरे भाई रे इस पेपर में तो हमें तो कुछ नहीं आता। 10वीं 12वीं पास वाला बच्चा देखेगा कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब वो कहेगा नहीं भाई मैं मास्टर नहीं, नहीं बनेगा तो हम कोचिंग कहाँ से चलाएंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, 30% क्या है, आसान आते हैं, इससे क्या होता है, लालच मिलता है। अब 20% होते हैं वो थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, फिर 10% या 20% की बात करूं वो थोड़ा सा और लेवल ज्यादा होता है, फिर बात करें कि 15% का लेवल और ज्यादा होता है, और 5% लेवल जिसको आप क्या कहते हो, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, जहां तक कभी मेरिट ही नहीं जाती, तो वो एकदम होता है। ये थोड़े से पढ़कर अब आपके क्या होंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, 2 महीने पढ़ के जाएंगे, और वो क्या करेंगे, 150 में से क्वेश्चन कितने लेके आएंगे, 150 में से वो क्वेश्चन लेके आएंगे 60 एक क्वेश्चन आते, कहेंगे तेरा भाई है ना, तेरा भाई पढ़ता तो पता नहीं क्या कर देता,
पढ़ तो सही, क्या कर देता, बिना पढ़े 60 क्वेश्चन सही हो गए। अरे भाई ये सबके हो जाएंगे, ऊपर 5-5 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन बढ़ाओगे, एक एक क्वेश्चन बढ़ाओगे ना, लास्ट तक जाते जाते जब आप 100 क्वेश्चन पार करते हो ना 150 में से, एक एक क्वेश्चन आपके एक एक सप्ताह का बलिदान मांगता है, आपकी 7-7 दिन की रातों की नींदों का बलिदान मांगता है, एक एक पर्सन। और लास्ट में मान लीजिए आप 150 में से 130 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद यदि आप एक क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, या आपके एक महीने का परिणाम, 15 दिन की तब जाके पड़ती है। आप जब यहां तक बिलोंग करते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे ना इसके बाद, तो एक क्वेश्चन बढ़े। अब यदि आप मान लीजिए मेरे खुद के 137 क्वेश्चन रीट के अंदर थे, तो यदि मान लीजिए इसके ऊपर और ज्यादा आप 5-7 क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हो, एक 7 बार रिवीजन नहीं बढ़ता, कहने से कुछ राइट आंसर। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, कमजोर क्षेत्र की पहचान करनी है तो नैदानिक परीक्षण होगा, निदानात्मक परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? रेगमाल कागज। आगे बढ़ता हूं। निम्न में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षक नहीं करना पड़ता? पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षा इसका सामना करना पड़ता है, फीडबैक की कमी, ये भी करना, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए का सामना भारतीय शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर संज्ञानात्मक संरचना की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक संरचना की बात कर। पीपीटी के प्रयोग का लाभ, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पीपीटी से पढ़ रहे हो आप, और सिक्वेंशियल नहीं चल रहे हो क्या? सारी रूपरेखा बनी हुई है, वैसे वैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, पहले से मुझे पता है 100 क्वेश्चन। ये पीपीटी है, पावर पॉइंट। गणितीय पत्रिका है, गणितीय शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, गणित के सवालों का एक संग्रह, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं साबित नहीं है। ये है गणितीय शासन है। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? गुण नहीं है समय की बचत, ये नहीं है साहब। क्यों? कि समस्या कहाँ होती है, किसी लगेगा। शिक्षा केंद्रित, ये गुण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, बिल्कुल। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, राइट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षा किस बनाया जाएगा? कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल और अनौपचारिक शिक्षण अनुदेश। रुचि का अभाव है, प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है, इस कंडीशन के अंदर अनौपचारिक शिक्षण बनाया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षण होता है, सीधी बात करें तो बिना सिस्टमेटिक तरीके से, चलते फिरते कहाँ गई भी है कुछ, तो सही समय अनुसार सही निश्चित दायरे के अंदर फॉर्मल। विद्यार्थियों की भाषा, व्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण है? तो यहां आपका आंसर रहेगा निबंधात्मक परीक्षण। यदि व्यक्ति योग्यता एवं साथ में क्या है, संगठनात्मक योग्यता, क्या होगा? विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम, इसके खोज उपागम की बात कर रहा है। खोज उपागम का नाम लेते ही आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। अब आगमन, वर्षा, वर्षा प्रतिमान, जिसका रिचर्ड सचमैन बोलते हैं, जेरोम ब्रूनर इसका है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है? क्या नहीं है? सर्वे नहीं है, मतलब विजुअल वो ऑडियो नहीं है। टेप रिकॉर्डर ऑडियो है, रेडियो ऑडियो है, ग्रामोफोन रेडियो है, ये नहीं है। एपिडाइस्कोप, एपिडाइस्कोप राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडाइस्कोप। एक प्रेक्षक बोर्ड परीक्षा ने बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की में है, बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों जांच हेतु अंकन योजना। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तरों की करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन
सहज विधि होती है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय को डिजिटल डिजिटल पुस्तकालय हो गया। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? निरुद्देश्य? नहीं साहब, उद्देश्य। या फिर क्या होनी चाहिए? जटिल से सरल? नहीं साहब, सरल से जटिल होनी चाहिए। सीखने में अधिक समय? नहीं साहब, कम समय। सरल से जटिल। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? वापस आ गई। अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये तो दर्शा आया है ना प्रश्न। वापस थोड़ा बहुत तोड़ लाइन ऊपर सेमी है, ऑप्शन अलग। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है? बिल्कुल मिलता है साहब। संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र, अब यहाँ पहले वहां असीमित, सॉरी, वहां तक गणित का सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है, और मैंने वहां बताया था ना सामान्यकरण का क्षेत्र का सीमित नहीं होता है, व्यापक होता है। तो आपका इसमें नहीं है पूछा। आगे चलते। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। क्या होगा इसका? सामाजिक मूल्य बताया है ना। आगे, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। ये आपका कौन सा आत्मक आंकलन, आत्मक आंकलन, निदानात्मक आंकलन? आपका राइट आंसर क्या? निदानात्मक हो। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके, कितना समझे ये देखना है, तो क्या हुआ? निदानात्मक आंकलन। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आंकलन, अनौपचारिक और इनफॉर्मल आंकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनका सुनना। औपचारिक की बात कर रहा हूं। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों की मॉनिटर करना, ठीक है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करके अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, ये तो साहब औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ गया। किसमें आ गया? औपचारिक, औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ गया। औपचारिक शिक्षण ले आगे। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग, सभी जो गणित के अध्यापक हैं उनको क्या किया जाता है? शुद्ध शब्दावली के लिए क्या है? विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग करने में बढ़ावा भी देती है। तो इस शब्दावली को क्या जाना जाता है? शब्दावली है भाई, गणित की भाषा है। गणित क्या है? भाषा। चले आगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? वापस आ गया ना, बहुत सारे प्रश्न। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल। गणित मनुष्य के मस्तिष्क तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ठीक है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध, बिल्कुल। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये बात गलत है। तो जबकि क्या है? गणित तो अमूर्त विज्ञान है साहब। गणित तो क्या है? अमूर्त विज्ञान है। ये क्या तक क्या है? आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं की जानने की प्रक्रिया, त्रुटियों की, गलतियों की प्रकृति और उनको। गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, ये आपका राइट आंसर है, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में जाने वाली प्रस्तुति क्या कहते हैं? करना है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित। तो आपकी प्रस्तावना कैसी अच्छी रहती है, ये मायने रखता है आपके। जब भी आपको कहीं पढ़ाने का मौका, आर्ट में क्या चीजें बोल, वो आपके मायने। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। क्रिया आधारित, लर्निंग बाय डूइंग होना। पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, बिल्कुल। तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी बात सही। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, या मानना चाहिए, ये बात तो गलत है, नहीं पूछ रहा। आगे,
निम्नलिखित में कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर व्यवहार प्रश्न करना, मौखिक कार्य, ठीक बात है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, ये भी ठीक बात है। लेकिन विद्यार्थियों में तुलना करके ये अच्छी नहीं। क्यों? कि आप किसी विद्यार्थी की तुलना नहीं कर सकते कि भाई लक्ष्मण, आपको तो क्या है कि बहुत कुछ नहीं आता, जबकि दूसरा जो छात्र है विनोद, उससे तू बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। नहीं की विद्यार्थी की करके प्रेशराइज नहीं करना। निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं। सटीक विशेषता जीवन से संबंधित, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, बिल्कुल परीक्षण योग्य होने चाहिए, विशिष्ट होनी। तो ये आपका है ना, ये बोन्स सारी बातें, ये कोई कल आ नहीं रहा, बोन्स दिया 2018 की भर्ती, ठीक है। 92 के अंदर आपका क्या है? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग प्रेक्षकों से गणित के प्रेक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह प्रेक्षण निम्न में से है। तो 80 में से 42 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता और विशेषता दोनों दर्शाता है। आंसर है 1 व 3। बोर्ड ने माना था 1 व 3। आपके कोई एक दे देगा। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों है ऑब्जेक्टिव टाइप, सीमा अनुमान लगाना, भाई ये भी है। निर्माण में कठिनाई होती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में चारों जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये भी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 के अंदर आपका 4 नंबर राइट। निम्नलिखित में से शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था, औपचारिक प्रयोजना विधि प्रयोग करना। निम्नलिखित में गणित की भाषा है, गणित की भाषा संकेतात्मक होती है, सिंबल, जिसके अंदर आप करते हैं ना स्टार्ट में संख्या प्रति पढ़ते हैं, तो आप स्टार्ट में कहते हैं कि 0 से 9 तक के जो प्रतीक है, 9 तक के जो सिंबल है, प्रतीक है, तो क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, जो टोटल 10 अंक होते हैं। तो ये क्या है? संख्या। आगे, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? देखो, अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्शन, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन वाले, चित्र विस्तार यानी एपीडेस को स्लाइड प्रोजेक्ट। लेकिन चार्ट क्या है? अप्रक्षेपित। चार्ट के अंदर कौन सा भाई फोकस करते हैं? चार्ट सीधा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, और अगला है कि समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, अगला है कि उपस्थिति के समय बालक में ज्ञान और बोध का मूल्यांकन करना, और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन। यहाँ केवल कह रहा है कौशल, यहाँ कह रहा है केवल ज्ञान और बोध, यहाँ कह रहा है रुचि का मूल्यांकन, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक पहलू सारे आ गए, तो क्या है? सबका मूल्यांकन। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है, लेकिन अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। ये आपका आंसर, ये विशेषता नहीं। अगला क्वेश्चन, यानी गणित की लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रणाली का दोष है बाल केंद्रित नहीं है। बिल्कुल साहब, बाल केंद्रित, रटकर है, रटने पर आधारित, समझ को कम महत्व दिया जाए, सीधा रटा जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, अपन ने मैथ्स की टीचिंग मेथड में, मैथ्स के टीचिंग मेथड में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आज तक पूछे गए प्रश्न, आज तक जितने भी पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके सामने रखे हैं 1 से लेकर 100 तक। विज्ञान शिक्षण विधियों के अंदर यदि बात करें अपन पहले क्वेश्चन की, फिर आगे आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि विज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान की प्रकृति है, तो सुनिएगा कि विज्ञान की प्रकृति गतिशील है, स्थिर है, 1 व 2 दोनों। ये आपका राइट आंसर रहेगा। विज्ञान की प्रकृति गतिशील है, कुछ नियम चेंज भी होते जाते हैं, परिवर्तन भी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे ताकि क्लास लंबी। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है, विज्ञान शब्द का आपसे पूछा कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो ही मैं साइड में होता हूं अच्छे तरीके से क्वेश्चन, विकल्प सही नहीं है। विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है, बिल्कुल साफ संदेह को बढ़ावा देता है। विज्ञान ज्ञान की रचना, बिल्कुल ज्ञान की रचना की प्रकृति। विज्ञान अस्थायी है, बिल्कुल विज्ञान अस्थायी है। क्यों? क्योंकि कुछ नियम है वो चेंज होते जाते हैं, चेंज होते चलते। विज्ञान की प्रकृति गतिशील है, तो ये कौन सा विकल्प, यानी विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति गतिशील, ये आपका विज्ञान अस्थायी है। और तो विज्ञान की प्रकृति गतिशील, ये आपका कौन सा विकल्प सही नहीं में 4 नंबर ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आई इन सब में यही है। ठीक, अलग चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है। यह कथन है किसका है? यह कथन डेम्पियर का है। पढ़े हैं पहले, उनको सारी की सारी परिभाषाएं मेरी बताई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, विज्ञान की प्रकृति की मान्यता है, विज्ञान की प्रकृति की मान्यता लास्ट होती है, अंतरिम है। विज्ञान की प्रकृति है, यानी विज्ञान की प्रकृति की मान्यता क्या है? अंतरिम, वास्तविकता, संभावना, अनिश्चित। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका अंतरिम रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विज्ञान का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोगशाला का विद्या, यानी विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसका क्या है? मापन, भौतिक विकास करना, विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि। चारों के चारों देंगे, यानी विज्ञान का प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? ये चारों के चारों आपके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विज्ञान के प्रति सच्ची हो, बिल्कुल होनी चाहिए। सीखने वाले के प्रति सच्ची हो, बिल्कुल। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची, आपका राइट आंसर रहेगा। तो 7 के अंदर आपका राइट आंसर 4। चलें अगले क्वेश्चन की। अगला, विज्ञान के प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है, विज्ञान की प्रकृति को तो प्रक्रिया, उत्पाद, या प्रक्रिया के रूप या उत्पाद के रूप में, दोनों होंगे भाई, उत्पाद व प्रक्रिया होंगे। ठीक है, उत्पाद व प्रक्रिया। तो विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है, उत्पाद व प्रक्रिया। चलें आगे। निम्न में से कौन सी गतिविधि का विज्ञान शिक्षण में सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? सबसे कम किसका है जरूर शैक्षिक मूल्य, लेकिन सबसे कम किसका है? सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, मॉडल का निर्माण करना, डिजाइन बनाना, विज्ञान सिद्धांत की चर्चा करना। ये सारे के सारे विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक मूल्य चारों के चारों हैं, लेकिन कम किसका है? कम है वो इसका है डिजाइन बनाना। ठीक है, आगे चलो अगला। वैज्ञानिक अभिवर्ती की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक अभिवर्ती, वैज्ञानिक सोच, बौद्धिक ईमानदारी, बिल्कुल है। कारण प्रभाव में संबंध, बिल्कुल है। अंधविश्वास में विश्वास जैसा है, ये विशेषता नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाई अंधविश्वास में विश्वास, ये वैज्ञानिक अभिवर्ती के अंदर अंधविश्वास में विश्वास माना ही नहीं जाता। ये नहीं है कि अंधविश्वास में विश्वास, अंधविश्वास में पड़ता ही नहीं है विज्ञान। आगे, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करे। अति मित्रवत, छात्रों की त्रुटियों के सुधार हेतु दंड दे, छात्रों की कमजोरियों को अनदेखा करे, छात्रों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे। तो राइट आंसर ये होगा कि मित्रवत व्यवहार करे, तो अच्छी बात है, लेकिन अति मित्रवत, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड, आयो हर कोई छोरा है, बोले आप दोस्त है, ठीक है, आप सहेली है, आप सहेला है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन अति मित्रवत। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पे होती है? प्रयोगशाला विधि हमेशा करके सिद्धांत पे, क्योंकि प्रयोगशाला विधि के अंदर दो आते हैं। एक तो आता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, और एक आता है आपका ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग और ऑब्जर्वेशन बाय दोनों आते हैं। आगे चलता हूं, तो ये हो जाएगा आपके करके सीखना। ठीक है, एक अवलोकन द्वारा सीखना इसमें। कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? खोज विधि बाल केंद्रित है, प्रायोजना विधि बाल केंद्रित है, प्रयोगशाला विधि बाल केंद्रित है, लेकिन जो भाषण विधि है इसमें केवल शिक्षक एक्टिव रहता है, तो ये शिक्षक केंद्रित है। कौन सी?
यानी शिक्षक केंद्रित भाषण विधि हो गई, एक व्याख्यान विधि हो गई, ये सारी की सारी क्या है आपकी शिक्षण केंद्रित है साहब। चले आगे। अगला, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक स्किनर है। अभिकर्मित अनुदेशन की बात करूं, एक तो होता है इसमें रेखीय, एक होता है साखीय, एक होता है मैथेटिक्स, जिसको आप अवरोही, अवरोह है भी बोलते हैं, अवरोह है। एक होता है इसका कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर आधारित। याद रख लेना, इसका होगा बीएफ स्किनर, सीधा याद रखो स्किनर। इसका होगा क्राउडर, इसका होगा गिलबर्ट, और कंप्यूटर को रख दो स्टूल पे, स्टूल आगे लगा दो रो। चारों याद रख लेना, चारों बता दिए मैंने। आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। परंपरागत शिक्षण विधि है, परंपरागत, प्रयोजना नहीं है, खेल नहीं है, पर्यवेक्षण नहीं है, व्याख्यान विधि परंपरागत है। कहानी विधि होता है व्याख्यान की। विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है, विज्ञान के अंदर प्रमुख आधार होता है डायरेक्ट रूप से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, प्रत्यक्ष ज्ञान है, नॉट अप्रत्यक्ष। अगला, वह विधि जिसमें प्रत्यक्ष रचना द्वारा विद्यार्थी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा तो प्रायोजना विधि में है। प्रत्यक्ष रचना, प्रत्यक्ष रचना द्वारा विद्यार्थी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रायोजना विधि। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की। प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1908 ईस्वी, ठीक है। लेकिन आप ये बताना कि सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने, क्या आपके लिए प्रश्न, किया किसने। यदि नहीं समझ में आए, नहीं आपको कहीं मिले, 9812398110 भेज देना, ठीक है। तो आपका 18 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? 3। चलें आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, लचीलेपन का सिद्धांत भी एनसीएफ में है, शिक्षक केंद्रित सिद्धांत ये तो है ही नहीं, बाल केंद्रित होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी एनसीएफ के अंदर है, बाल केंद्रित सिद्धांत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका ये है, बाल केंद्रित सिद्धांत आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, आइए। क्वेश्चन नंबर 20, दल शिक्षण में कितने शिक्षक, कितने शिक्षक शिक्षण करवाते, शिक्षण कराते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक। आपका राइट आंसर 20 के अंदर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आपका हो। चलूं आगे, आइए साहब अगला, विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अमनोवैज्ञानिक विधि, भाई अमनोवैज्ञानिक विधि, प्रयोगशाला तो मनोवैज्ञानिक है, प्रायोजना विधि मनोवैज्ञानिक है, खोज विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक। चलूं आगे, आइए अगला क्वेश्चन। किस विधि में छात्र करके सीखता है, किस विधि में छात्र करके सीखता है? छात्र खोज करके सीखता है, खोज विधि में छात्र करके सीखता है। यदि यहाँ प्रयोगशाला विधि होता, आप कहते सर दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन में होता है, एक में प्रयोगशाला और एक में खोज, तो भी दोनों ही होता, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। खोज विधि में छात्र स्वयं करके सीखता। आगे चले, विज्ञान शिक्षण से छात्रों में किन गुणों का विकास होता है? भाई जो आपका साइंस है उसके टीचिंग में परिशुद्धता बिल्कुल, क्रियात्मकता बिल्कुल, क्योंकि करके सीखता है, नियमितता आती है, चारों की चारों आपके 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, पैनल चर्चा का, पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कब? 1999 ईस्वी। आपके डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा टीचिंग मेथड में पूछा हुआ है। प्रयोगशाला विधि, अब आप ये बताना कि 1929 के अंदर किसने किया, किस विश्वविद्यालय में किया गया वो। प्रयोगशाला विधि की विशेषता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्वयं करके सीखना, स्थूल से सूक्ष्म, सारे ही है भाई। प्रयोगशाला विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, स्वयं करके सीखता है, स्थूल से सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन दे, अन्वेषण विधि की विशेषता है, अन्वेषण विधि को बोलूं तो ये आती है खोज विधि, खोज विधि, या फिर कई बार इसको ये बोल देगा डिस्ट्रिक्ट विधि, डिस्ट्रिक्ट विधि, ठीक है। क्रियाशीलता, बिल्कुल इसमें क्रियाशीलता होती है साहब। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिल्कुल करके सीखना, बिल्कुल इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। 26 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
4 नंबर हो जाए। चलें आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, खोज विधि के जन्मदाता, खोज विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको लिख लेना H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पूछ, क्योंकि कई बार आपके ऑप्शन आ जाए, ये आ जाए H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो इसको काट देना। क्यों? क्योंकि पूरा नाम ये है हेनरी एडवर्ड, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो H.E. एडवर्ड का ए मत कर देना, ठीक। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार का साधन है? प्रोजेक्ट ये क्रियात्मक है, प्रोजेक्ट क्या है? क्रियात्मक। एक मेथड भी अब पढ़ते। टोली शिक्षण के संदर्भ में असत्य है, टोली शिक्षण जिसको आप ये कहते हैं टोली टीचिंग या दल शिक्षण भी बोलते हैं इसको, कई बार इसको टीम टीचिंग भी बोलते हैं, टीम टीचिंग ऐसे भी बोलते हैं, टीम टीचिंग। एक ही बात है। टोली शिक्षण में स्वतंत्र ज्ञान पर आधारित शिक्षण, बिल्कुल सही बात है ये तो। शिक्षक व छात्र की रुचि समान होती है, बिल्कुल दोनों की रुचि होती है। सामूहिक विचार विमर्श भी होता है, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर, ऐसा नहीं भाई, सबको अवसर दिया। अगला क्वेश्चन देख, छात्रों में विज्ञान की समझ विकसित करने हेतु, विज्ञान की समझ विकसित करने हेतु वैज्ञानिक क्लब में साहित्य, वैज्ञानिक क्लब में साहित्य, वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, विज्ञान साहित्य पढ़ना, यानी विज्ञान की समझ विकसित करने हेतु ये आवश्यक है। तीनों के तीनों ही हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। 30 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, चलें आगे। आइए अगला क्वेश्चन, टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम हुआ, टोली शिक्षण तो 1955 ईस्वी में हुआ था और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सीधा ये तो डाटा है, डायरेक्ट याद। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सुनो, विज्ञान शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य बिल्कुल, अनुशासनात्मक उद्देश्य बिल्कुल, सांस्कृतिक उद्देश्य बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त। चलो अगले क्वेश्चन की, आइए अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में सत्य की खोज करने का तरीका अपनाया जाता है, किसकी खोज करने का? सत्य की खोज करने का तरीका अपनाया जाता है। वह अधिक से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निष्पक्ष भी होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए, तर्क सम्मत यानी विचार होने चाहिए, लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय बिल्कुल होनी चाहिए, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका सब। चलें आगे, विद्यार्थियों में तथ्यात्मक चिंतन का विकास सर्वाधिक होता है, तथ्यात्मक चिंतन, तथ्यात्मक चिंतन का विकास जो होता है वो सर्वाधिक होता है विज्ञान शिक्षण। आप कैसे विज्ञान शिक्षण, विज्ञान से होता ही है, चिंतन सर्वाधिक होता है। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर। अब आप ये बताओ स्टूल रो किसके हैं? स्टूल रो है आपके कंप्यूटर के। गिलबर्ट किसके है? आपका आंसर गिलबर्ट है हमारे मैथेटिक्स यानी अवरोह की बात करते, ठीक है। ऑथोंडाइक इसमें है नहीं, तो स्किनर है, स्किनर है रेखीय की, ठीक है। चले आगे, छात्रों को अपनी रुचि अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते हैं, किसमें? प्रयोगशाला में, अनुसंधान में, प्रयोजना में, समस्या प्रायोजना में छात्रों को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आगे चलते हैं, जीव विज्ञान के जनक सीधा सा है अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक जानते हैं आप, अरस्तु है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक नियम प्रयोग करना, वैज्ञानिक अभिवर्ती। तो आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताऊं, विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत है ना, ये आएगा आपका वैज्ञानिक नियम। बाकी परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, वैज्ञानिक अभिवर्ती, ये आते हैं प्रक्रिया के, और अपने पढ़ा था ना विज्ञान प्रक्रिया व उत्पाद, ये प्रक्रिया के अंदर आते हैं। वैज्ञानिक नियम है वो आपके क्या है भाई? उत्पाद है, क्या है? उत्पाद के अंतर्गत। कौन से विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया है? पाठ्य सहगामी मतलब साथ साथ,
विज्ञान के साथ। उधर से सर्वे सामग्री तो विज्ञान में आती है, पाठ्य पुस्तक श्याम पढ़िए तो विज्ञान में आती है, लेकिन साथ साथ में चल विज्ञान मेला क्या होगा, विज्ञान मेला रहेगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि जानी जाती है, क्या जानी जाती है भाई बताओ? विज्ञान शिक्षण में समस्या समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक विधि मानी, क्या मानी जाती है? वैज्ञानिक विधि, नोट प्राय विधि या फिर प्राविधि या योजना विधि। राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक, चलें आगे। आइए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, विज्ञान शिक्षण द्वारा बौद्धिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का, बौद्धिक मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का, मनोवैज्ञानिक गुणों का, तर्क शक्ति का? नहीं साहब, तर्क शक्ति, खोज, निरीक्षण, कल्पना, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्तियों की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। चलें आगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? बार बार मास्टर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है क्या? विचार हैं सारे के सारे, ठीक है, विचारों का प्रयोग करना की बात है। सत्य से है क्या? नहीं है, विज्ञान के नियमों से नहीं है, प्रयोग करने से नहीं है, विचारों से सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना, विचारों से सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को वैज्ञानिक बनाना? नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं है, तो पहले काटी दो। छात्रों को आलोचना करना सिखाना? ये भी नहीं है। छात्रों में चिंतन पद्धति का विकास करना? ये फिर ठीक ठीक है, ये फिर ठीक ठीक है, ये भी है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना? ठीक ठीक है, लेकिन आपके मान लीजिए चौथे ऑप्शन में होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होता 3। लेकिन इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है? ये है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा सही ये है। छात्र विज्ञान विषय में त्रुटि का पता करके ठीक कर सकते हैं। ये कौन सा प्राप्य उद्देश्य? त्रुटि का पता करके ठीक करना, इसका मतलब ये ज्ञानोपयोग में आता है। इसमें आता है ज्ञानोपयोग में आता है, इसमें आता है ज्ञानोपयोग। चले आगे। आगे आइए भाई। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है तर्क शक्ति का विकास, बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिल्कुल। दैनिक जीवन संबंधी समस्या का हल, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते, विज्ञान भ्रमण का आयोजन किया जाता है विज्ञान के शिक्षकों द्वारा, विज्ञान क्लब द्वारा, विज्ञान के छात्रों द्वारा? नहीं साहब, विज्ञान क्लब द्वारा। 47 के अंदर होगा आपका 2। चलें आगे। निम्न में से विज्ञान क्लब का उद्देश्य है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य क्या है? विज्ञान क्लब, साइंस क्लब की बात कर रहा हूं। छात्रों की रुचि एवं योग्यता का विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग, बिल्कुल ये उसका उद्देश्य। विज्ञान के आविष्कारकों से परिचित कराकर, आविष्कारक है रिसर्च वाले, ठीक है, कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित कराना, बिल्कुल साहब। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बिल्कुल उपयुक्त सभी। यदि मान लीजिए 4 नंबर ऑप्शन नहीं होता, इस 3 में पूछता तो ज्यादा सही विज्ञान। बालकों की तर्क शक्ति के विकास हेतु सही विषय है, सही विषय भाई, सीधी बात है सर, विज्ञान की शिक्षा है ही तर्क शक्ति। आगे चले। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित नहीं? अनुसंधान विधि, ये तो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित। यही पूछा है, अध्यापक केंद्रित नहीं है तो बाल केंद्रित है वो। अब आप ये तीनों बताओ कौन सी? व्याख्यान प्रदर्शन, भाषण विधि, ऐतिहासिक विधि, या फिर मैं कहूं कि व्याख्या विधि। ठीक है, व्याख्या विधि बोलूं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि बोलूं, भाषण विधि बोलूं, ऐतिहासिक विधि, ये सारी की सारी क्या है? शिक्षक केंद्रित। बोलो क्या है? शिक्षक केंद्रित, सारी की सारी शिक्षक। चलें आगे। आइए भाई अगला क्वेश्चन लेते। विज्ञान शिक्षण में अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु उपयोगी माना जाता है, प्रभावी बनाना है, क्या है भाई? दृश्य सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, सर्वे सामग्री, ज्यादा ये होगी ऑडियो और विजुअल दोनों, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत यानी निदान के बाद विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो निदान के बाद क्या होता है? उपचार होता है। कहां है भाई?
बताया था मैंने, पहले निदान बाद में कमी जानी जाती है। कमी क्या है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ कमी क्या होती है, दूर होती है। आगमन विधि का एक सूक्ष्म सूत्र है। आगमन विधि का क्या है बताओ भाई, आप पढ़कर। सामान्य से विशिष्ट की, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होगा बताओ। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, याद से। देखो ये नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म होता है, नियम से उदाहरण की ओर नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पेपर के अंदर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिकर्मित अनुदेशन स्वैगति का सिद्धांत, ठीक है, इसके 5 सिद्धांत है। स्वैगति का सिद्धांत क्या है, अभिकर्मित। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर है? प्रयोगशाला विधि यही है भाई, एक तो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, एक क्या है, अवलोकन द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, यही है। एक ही दे रखा है करके। चलें अगले क्वेश्चन की। 56, निम्नलिखित में सर्वे दृश्य शिक्षण साधन है। ये क्या है, ऑडियो है, मतलब सर्वे है। चार्ट क्या है, केवल दृश्य है यानी विजुअल है, ठीक है। दूरदर्शन क्या है, ऑडियो भी है और विजुअल भी है। ये क्या है, विजुअल है। ये दृश्य है, ये दोनों है तो राइट। ये क्या है, विजुअल मतलब दृश्य, रेडियो मतलब ऑडियो। चलो आगे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? मूल्यांकन विधि है, मनोदयिक है, प्रश्नावली है, लेकिन कहा ये क्या है, वैज्ञानिक शिक्षण, परंपरागत विधि। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निदान व उपचार करना। मुख्य ये है भाई, केवल त्रुटियां निकालना, ये तो क्या है, निदान है। उपलब्धि को मापना, उपलब्धि परीक्षण हो गया, प्रोन्नति प्रदान करना। आपका राइट आंसर। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं? दृश्य मतलब ऑडियो भी हो और प्लस विजुअल नहीं है। चलचित्र ऑडियो विजुअल दोनों है, टेलीविजन ऑडियो विजुअल दोनों है, लैपटॉप ऑडियो विजुअल दोनों है, लेकिन ये केवल विजुअल है। क्या है भाई, 4 नंबर। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। विज्ञान शिक्षण, चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, ये तो सारे साथ साथ में होते हैं, लेकिन ये सहगामी है। सहगामी क्रिया है मतलब विज्ञान शिक्षण के साथ साथ, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में सम्मिलित होते हैं चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, ये सारी चीजें। आगे, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? देखो, जी स्टैनली हॉल ने मनोमिति विधि को लोकप्रिय बनाया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वोत्तमुखी विकास, सारे के सारे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? तो देखो, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव, बिल्कुल भाई, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, बिल्कुल, पिछड़े बालक है प्रत्यक्ष रूप से वहां पे दर्शित, प्रेरणा मिलती है, रोचकता होती है। महंगी सामग्री, ये नहीं है भाई रे, आंसर तो यही मांग रहा है, ये कह रहा है नहीं है, पूछा है तो। आगे देखो, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का एक प्रकार है। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में सर्वे साधन, दृश्य साधन, दृश्य सर्वे साधन, क्रियात्मक साधन। क्रियात्मक साधन होंगे, क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला में बालक क्या करता है, करके सीखता, करके सीख, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होता तब आप दृश्य सर्वे, तब आप क्या कर सकते थे, दृश्य सर्वे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण, प्राचीन, समर्थी, मूल्यांकन, प्रक्षेपण, कहानी विधि पर प्राचीन है? राइट आंसर। आगे देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है?
शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षिक का, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का, ये होगा भाई सह शैक्षिक। ठीक है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक मतलब शिक्षा शैक्षिक के साथ में क्या है, जैसे अन्य गतिविधि हो गई, अन्य गतिविधि, अन्य गतिविधि तो क्या है इसके साथ साथ में हो, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, दृश्य में नहीं है? तो प्रोजेक्टर दृश्य, फिल्म स्ट्रिप दृश्य, पोस्टर दृश्य, लेकिन ये ग्रामोफोन क्या है, सर्वे। आगे चल, ग्रामोफोन हो जाएगा। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझा, फिर भी परीक्षा उपागम, जो रिचर्ड सचमैन का है, परीक्षा उपागम खोज उपागम का है, शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक क्या भूमिका, तो वहां क्या है, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक की, ये होगा सहजकर्ता और एक अभिप्रेरक के रूप कार्य करे। चलें आगे, आओ अगले क्वेश्चन की। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद, विज्ञान की कक्षा है टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखा, उसके बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। जीवंत चर्चा मतलब वही चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से सिद्धांत का उपयोग किया गया है, वही है अनुवर्त एवं मूल्यांकन। अनुवर्त यानी वापस वही क्या हो रहा है, जीवन चर्चा हो रही है। एड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से है, तो ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, ये तो है ज्ञानात्मक से। कि बीएस ब्लूम ने 3 बताए थे ना, और ये किसका है, ये है भावा आग्रहण। तो आपका के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावात्मक पक्ष से आपका आंसर राइट आंसर ये। चले आइए साहब 71, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम प्रेक्षण की नहीं है, उत्तम प्रेक्षण की नहीं है ये पूछा है। देखो, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, विभेदकारिता, लेकिन योजना नहीं है साहब। 71 के अंदर 2 हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्शन हो, कोई चीज फेंक के दिखाई जाए। बुलेटिन बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, चार्ट में नहीं होता, मॉडल में नहीं होता, ओवरहेड प्रोजेक्ट। कई बार आप क्लास देखते के ऊपर इस तरह दिया जाता है, इस तरीके क्लास आगे दिखाई ओवरहेड। 73, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्ठत्व, व्याख्यान युक्त, ये तो नहीं है बीसी, व्याख्या विधि ये भी नहीं है, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान। 73 के अंदर आपका 3 नंबर ज्यादा ये है कि मानसिक निष्ठ। आगे देखो, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत, ये वापस रिपीट हो गए, निदान के बाद उपचारात्मक होता है। देखो, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया आपकी मूल्यांकन कहलाती है। अगला, परिभाषित करना क्रियात्मक सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से, ये संज्ञानात्मक से, तो क्या है संज्ञान, ये आपका परिभाषित करना मैथ्स की शिक्षण विधियों में भी आ गया और विज्ञान। चलें आगे, चलें आइए अगला क्वेश्चन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से, वो आपका निश्चित शिक्षण पद क्या है, जो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में है। ये किलपैट्रिक का है, कई दफा पूछा है, कई दफा पूछा गया है। किल किसका है, किलपैट्रिक का है, किसका है, किलपैट्रिक। चलें आगे, आओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है किसके ऊपर, उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, नहीं उद्देश्यों पर है भाई। उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है,
प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, उक्त सभी। तो ये तो होगा नहीं पूरा, क्यों? क्योंकि ये होती है उच्च प्राथमिक स्तर। और ये प्रयोगशाला विधि किसके लिए होती है? उच्च प्राथमिक स्तर। और ये आगमन विधि होती है प्राथमिक स्तर। आपका राइट आंसर ये। प्यारे साथियों, विज्ञान की जो टीचिंग मेथड है, इसके अंदर, टीचिंग मेथड के अंदर, साइंस के टीचिंग मेथड आपके क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बढ़िया। धन्यवाद तो आपका, आप इतने समय। अब सुनिएगा प्यारे साथियों कि इस क्लास के अंदर आपको मैथ्स प्लस साइंस के मैंने तो आपको करवा दिए 100 क्वेश्चन ईयर प्लस ये है 80, 180 क्वेश्चन, ठीक है। मेरा जो नैतिक दायित्व था वो कर दिया मैंने पूरा। अब पेपर में बारी है आपकी, ठोक बजा के बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ठोक बजा के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 आएंगे आपके साइंस के और 10 आएंगे आपके मैथ्स के। और L1 वालों के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन। ये है L1 वालों के, लेवल 1 वालों के, और ये है L2 वालों के। मेरे साथियों मैं इतना कह सकता हूं कि साइंस मैथ वाले 20 क्वेश्चन, आपने जो 180 क्वेश्चन किए ना, इनमें से आने हैं। एक दो क्वेश्चन अलग से आ जाए एक अलग बात है, और ये आपके भी इसमें से, ठीक है। मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं, जब आप पेपर दे के आएंगे उसके बाद मैं व्याख्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा, तब मैं आपसे लाइव रूबरू होगा, या फिर रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम, या फिर मेरे आपको नंबर दिए हुए हैं सबको, 9812398103, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी इस क्लास को देखकर नहीं जाएगा ना, वो पछताएगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से पेपर दे के आओ, मस्ती से पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके, ये आपको पेपर से जस्ट पहले दिन आपको एक ये तरीके से, ठीक है। प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन, तब तक शानदार तरीके से पेपर है, आराम से पेपर, ठीक है। प्यारे साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।